हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज टॉपिक। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, मेथड्स क्या क्या हैं चार्ज को डेवलप करने के। आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे का, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आज का प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। ये पहली प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, समझते हैं इसको। देखिए, इससे पहले हम क्वांटाइजेशन की बात करें उससे पहले हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं। कोई भी चीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है? ट्रांसफ़र जो होता है किसी भी चीज़ का वो दो तरीके से होता है। एक होता है कॉन्टीन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। कॉन्टीन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूशन में है, अपनी मर्ज़ी से हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है, यानी कि ये फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है और डेसिमल में भी पॉसिबल है। और डिस्क्रीट का मतलब इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन होल नंबर, इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। जो भी चीज़ पैकेट्स की फॉर्म में आती है या कह सकते हैं इन पैकेट्स, वो डिस्क्रीट है। बिस्किट के पैकेट्स आप परचेज करने जाते हैं दुकान पे, तो बिस्किट के पैकेट आप हमेशा इंटीजर में लेके आएंगे। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, 6 पैकेट, कभी भी आप 2.5 पैकेट, 3.5 पैकेट, 4.25 पैकेट, 4.25 पैकेट इस तरह से परचेज़ नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में परचेज़ नहीं कर सकते, डेसिमल में परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पानी ले रहे हैं, एक जग में आपके पास पानी है, आप उसको एक ग्लास में पोर कर रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। 100 ml, 200 ml, 150 ml, 250 ml, 250 ml, 225 ml। तो यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन वही पानी जब आप मिनरल वाटर परचेज़ करते हैं, बॉटल की फॉर्म में आता है, तो 1 लीटर की एक बॉटल आती है, आप या तो परचेज़ करेंगे 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, 4 बॉटल, तो वही पानी फिर क्या हो गया? डिस्क्रीट। यानी कि लिक्विड चीज़ जो है, फ्लूइड्स जो हैं, वो कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र हो सकता है उन चीज़ों का, है ना, फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं उनका कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं, और उन्हें हम कहते हैं कि उनका डिस्क्रीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, डिस्क्रीट के लिए ही यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्वांटाइज्ड। जिस भी किसी चीज़ का ट्रांसफ़र डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है वो क्वांटाइज्ड है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चार्जेस के बारे में ये डिस्क्रीट ट्रांसफ़र की बात क्यों की गई या क्वांटाइज ट्रांसफ़र की बात क्यों की गई? तो रिकॉल करें हम पिछली क्लास को अपनी, तो हमने वहाँ सीखा कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है और उस बॉडी को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है
उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, जिसकी वजह से चार्ज अपीयर हो रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होंगे हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होंगे, ऑलवेज इन होल नंबर, और इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन टूट के वहीं रह गया, आधा आगे चला गया। फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, 3.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, 4.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। इसलिए कहा गया इलेक्ट्रॉन को माना गया पैकेट ऑफ चार्ज, और पैकेट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में जाएगा, इंटीजर की फॉर्म में जाएगा। इसलिए कहा गया कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इसको हमने समझ लिया, अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इट मीन्स that the total charge on a body is integral multiple of charge on an electron। यानी कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? उतने चार्ज का जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज है Q तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस NE होगी। फिर से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक बॉडी है A और एक बॉडी है B। A से B पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो टोटल चार्ज कितना होगा इस बॉडी पे? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो टोटल चार्ज इस बॉडी का होगा 10 × E, और इस बॉडी का भी कितना होगा? 10 × E। लेकिन इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, है ना, एक्सेस हो गई इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए ये नेगेटिव लिया जाएगा, और इसने लूज़ कर दिए तो इस पर पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव मान लूँ तो n की वैल्यू पॉजिटिव और E की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? प्लस n × माइनस E, दैट इज़ माइनस NE। मतलब समझ में आया आपको कि भैया चार्ज कैसा है इस पर? नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इस पे इसने लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो माइनस n, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव होता है तो माइनस E, ये हो गया प्लस NE। तो चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो टोटल चार्ज जब भी निकालना हो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आएगी, हमेशा इंटीजर में आएगी। यहाँ लिख भी सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज gained or lost by the body, n number of electrons transferred from one body to another, और E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू पिछली क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें काम की बात एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए n जो है वो रहेगा पॉजिटिव, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए n जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव n नेगेटिव E से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, जो इंडिकेट करेगा बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है।
और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो n की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव n नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा, जो इंडिकेट करेगा बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये NCERT में पूछा गया है, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि जब हम बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्जेस को डील करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, उसको समझते हैं। भाई जब ये ऐसे समझिए, n जो है पैकेट्स है चार्ज के और e चार्ज की वैल्यू, इसको ऐसे समझिए कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जब n की वैल्यू बड़ी होगी और e की वैल्यू छोटी होगी तब हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्क्रीट ट्रांसफ़र को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब n की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बड़ी होगी और e की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रेन एक तो होती है पैसेंजर ट्रेन, एक होती है मालगाड़ी। उसमें क्या होता है, मालगाड़ी में बहुत सारे डब्बे होते हैं। अगर कोई छोटी मोटी पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें क्या है, 4 5 6 डब्बे होंगे, 10 डब्बे होंगे। तो कोई बच्चा रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हो गया, अगर डब्बे काउंट कर रहा है उसके, है ना, कैरिएजेस उसके काउंट कर रहा है तो इजीली काउंट कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मालगाड़ी में 50 डब्बे भी होते हैं और स्पीड अच्छी खासी होती है। अब तो काउंटिंग में बड़ी मुश्किल होती है, कई बार काउंटिंग मिस हो जाती है और बहुत देर तक देखते हमारे दिमाग को ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है जैसे ये डब्बे नहीं एक कॉन्टिन्यूएशन में कुछ चीज़ ट्रैवल कर रही है। अगर अब डब्बों का साइज़ और छोटा हो जाए और डब्बों का नंबर और बढ़ा दिया जाए तो काउंटिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, सपोज़ करिए बड़े बड़े जो कार्टन्स हैं वो आप एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी बॉल बियरिंग्स जो होती हैं, है ना, बॉल जो होती हैं, उनको आप ट्रांसफ़र करिए एक बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में, आपको ऐसे लगेगा कॉन्टीन्यूस फ्लो हो रहा है। अब एक्चुअली में पानी का ट्रांसफ़र कॉन्टीन्यूस कहा गया लेकिन होता वो भी डिस्क्रीट है। लेकिन वहाँ पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर ही तो कर दिया जाता है। क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? क्योंकि जब हम पानी एक बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है और नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसे लगता है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है ना, धार में पानी बह रहा है ना, तो हमें लगता है कॉन्टीन्यूस फ्लो हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? जब n की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, है ना, सॉरी n की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई और साइज़ बहुत छोटा हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन साइज़ बहुत छोटा है, तो वो डिस्क्रीट ट्रांसफ़र भी हमें ऐसे ही अपीयर हो रहा है जैसे कि वो कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं बड़े सिंप्लीफाइड वे में। जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, व्हेन n इज़ वेरी लार्ज एंड e इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की, तीसरी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन आप बहुत सारी चीज़ों का पढ़ते हैं, मास का कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ चार्ज का कंजर्वेशन आप पढ़ रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें कांस्टेंट या कंजर्व हो सकती हैं। इसकी डेफिनेशन 8वीं क्लास से आप रखते आते हैं कि भैया इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जब भी कहीं कंजर्वेशन आता है आप चिपका देते हैं 2 लाइनें, है ना। दिस क्वांटिटी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये रट्टा लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन समझने के लिए ध्यान दीजिए क्या है, क्यों है। अब हमने ये सीखा कि चार्ज जब भी अपीयर होता है किसी बॉडी पे तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अपीयर होता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है। जो ले लेती है इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन दे देती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये 2 बॉडी हैं, ठीक है, एक रूम के अंदर ये 2 बॉडीज़ हैं, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितना इसके पास पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है और इसके पास भी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, इसलिए न्यूट्रल है। नेट चार्ज 0 है, चार्ज 0 नहीं है, दोनों बातों में फ़र्क है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है और चार्ज 0 का होने का मतलब कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है।
अब इस बॉडी ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो इस रूम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले थे अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं ना डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो हम कह सकते हैं एक सिस्टम मान लें अगर हम इस रूम को, तो सिस्टम के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल्स पहले प्रेजेंट थे उतने ही अभी भी प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सेम है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं उसको। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज in an isolated system remains constant और कंजर्व। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वही जो रट्टा लगा रखा है आप लोगों ने, नॉर बी destroyed. It can only be transferred from one body to another body. This is the third property of charge. आइए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव से क्या मतलब है? हमारे पास कोई बॉडी है, उसको मैंने अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग वैल्यू के चार्ज प्रोवाइड कराए। पहले स्टेप पे चार्ज दिया Q1, दूसरे स्टेप में फिर चार्ज दिया इसको Q2, फिर तीसरे स्टेप में फिर चार्ज दिया Q3, और इस तरह से मैं इसको चार्जेस देता चला गया। n स्टेप्स में मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड किया है Qn। तो अब इस बॉडी का टोटल चार्ज अगर मैं मान लेता हूँ Q या Q टोटल, तो उसकी वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। कहने का मतलब किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है उन चार्जेस का जो हमने इंडिविजुअल स्टेप्स में उसको दिए हैं। यानी कि चार्जेस को हम सिंपल एल्जेब्रा से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम सिंपल एल्जेब्रा की हेल्प से नहीं जोड़ सकते। कुछ क्वांटिटीज़ में हमें वेक्टर के लॉज लगाने पड़ते हैं, जो क्वांटिटी वेक्टर होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, है ना, मोमेंटम, क्योंकि ये एल्जेब्रा के रूल्स फॉलो नहीं करेंगी, ये वेक्टर के रूल्स फॉलो करेंगी क्योंकि नेचर में वेक्टर हैं। लेकिन चार्ज को हम सिंपली एल्जेब्रा की हेल्प से जोड़ सकते हैं। इससे ये इंडिकेशन भी निकल के आता है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लिख लेते हैं उसको। It means that the total charge on a body is equal to algebraic sum of charges
given to it in various steps। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकल के आया, वो ये कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर। ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। आइए चार्ज की पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। और इसी को कहते हैं हम चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको समझाने की कोशिश की। तो जिन क्वांटिटीज़ में ऐसा होता है, जो क्वांटिटीज़ मोशन में आने पर अपनी वैल्यू बदल देती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज़, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो कर रही हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का असर नहीं पड़ता। बॉडी चाहे मोशन में है या फिर रेस्ट में है, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। उनमें से ही एक क्वांटिटी है चार्ज। यानी कि अगर ये मेरे हाथ में चौक है, अगर ये रेस्ट में है और इस पर 5 कूलम का चार्ज है, तो जब मैं इसको फेंकूंगा हवा में, जब ये मोशन कर रही होगी, उस समय भी इसका चार्ज 5 कूलम ही रहने वाला है। वो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वैरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। इसलिए कहा गया इनवेरिएंट। जो बदल जाए वो वेरिएबल या वेरिएंट, जो नहीं बदलता दैट इज़ इनवेरिएंट। और क्योंकि चार्ज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा, मोशन में आने पर अपनी वैल्यू नहीं बदलता, इसलिए कहते हैं इसको नॉन रिलेटिविस्टिक। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं अनलाइक मास देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द motion of a body on its charge। जब बॉडी मोशन में आएगी तो उसका मास तो बदल जाएगा, लेकिन उसके चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी या इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और 3 टाइप्स में इसको स्टडी करते हैं। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं इसको। बारी बारी तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या होता है, जब किसी
बॉडी की लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, या कोई लीनियर बॉडी है, या कोई वन डायमेंशनल बॉडी है, जैसे ये चौक है, इसकी कुछ लेंथ है, इस पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दूंगा तो इसकी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर मैं इसके चार्ज को इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ तो उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा सेट नोट करेंगे। द चार्ज per unit length of a body is known as its linear charge density. It is denoted by lambda, और लैम्डा का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसमें काम आएगा ये, या शॉर्ट में लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी कूलाम पर मीटर, भाई चार्ज के लिए कूलाम और लेंथ के लिए मीटर, तो यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ATL-1 होता है, भाई चार्ज के लिए AT अपॉन में लेंथ, तो ATL-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये जो आधा नया बनाया है इसको बोलते हैं सिग्मा। बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के काम में भी आता है। अगर हम किसी प्लेनर बॉडी को, जैसे कि कोई शीट है, कोई पेपर की शीट है, कोई मेटल की शीट है, उस पर चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं उसके सरफेस पे, तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। The charge per unit area is known as surface charge density। सिग्मा से डिनोट करते हैं सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, या सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होती है। चार्ज के लिए कूलाम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ATL-2 होता है। भाई चार्ज के लिए AT, एरिया के लिए L2, सॉल्व होके ATL-2। Now last but not the least, volume charge density।
जब किसी बॉडी की वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से इसको डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है रो। रेजिस्टिविटी के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए बॉडी या ऑफ ए बॉडी is known as volume charge density। It is denoted by rho और rho का फॉर्मूला चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड वी इज वॉल्यूम। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ATL-3 होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बच्चों। इसके बाद अगली क्लास में हम इस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।